हमारा टॉपिक है अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ठीक है, हमने पिछला टॉपिक जो पढ़ा था एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ के बारे में, उसमें कई सारी एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शंस के जो टाइप्स आए थे उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले, अगर कोई भी एंटीजन कंबाइन करे किसी भी एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ऑब्जर्वेबल मैनर में, तो जो रिएक्शन हुई एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच, उसे हम एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इस एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस किस के लिए किया जाता है? सबसे पहले इन द बॉडी और इन वीवो। ठीक है, एक ही बात है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज। जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से क्या होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी है ना, वो उसका बेसिस फॉर्म होता है और वो इन्फेक्शियस डिसीज से प्रोटेक्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि जो एंटीजन है पैथोजन के पास, ठीक है, पैथोजन की सरफेस पे, उससे बाइंड करेगा कौन? उससे बाइंड करेगी हमारी एंटीबॉडी। और जब एंटीबॉडी और एंटीजन मिलके एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे, तो ये इसे दूर ले जाएगा उस पर्टिकुलर टिश्यू और सिरम से, और बाद में जो बाकी बायोलॉजिकल जो स्पेसिमिन है वो क्या करेंगे? अपना काम करेंगे और ब्रेक डाउन कर देंगे इन्हें, जिससे ये क्या हुआ? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है किससे? इन्फेक्शियस डिसीजेस से। इट में लीड टू टिश्यू इंजरी। ये टिश्यू इंजरी भी कॉज कर सकता है कुछ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के केसेस में। कई बार एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के हाइपर सेंसिटिविटी के केसेस में टिश्यू इंजरी, इन्फ्लामेशन जैसी देखा जा सकता है। और ज़्यादातर ये कब देखा जाता है? ऑटो इम्यून डिसीजेस, जिनके अंदर हमारी इम्यूनिटी हमारी ही बॉडी के अगेंस्ट एक्ट करती है। और दूसरा जो हम देख सकते हैं इसका यूज़, वो देखा जाता है बेसिकली लेबोरेटरी के अंदर। लेबोरेटरी के अंदर इसका यूज़ किस लिए होता है? लेबोरेटरी का यूज़ इसका होता है कि पहला तो लेबोरेटरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन है, कौन सा पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे हम इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हुआ है। ठीक है, डायग्नोसिस करने के लिए इन्फेक्शन का। दूसरा फंक्शन है डिटेक्शन करने के लिए और क्वांटिटेशन करने के लिए, ये पता करने के लिए कि कितना ज़्यादा फैल चुका है जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है बॉडी के अंदर। कैसे पता करते हैं? ये एंटीजन और एंटीबॉडीज़ से। ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का कितना ज़्यादा अमाउंट है उससे हम पता कर सकते हैं इसे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे इसके? सबसे पहला, रिएक्शन जो होती है वो स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है? स्पेसिफिक। एंटीजन जो है कंबाइन करते हैं ओनली होमोलोगस एंटीबॉडी से, एंड वाइस वर्सा। इसका सीधा सीधा मतलब इन्होंने बोला है एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी उसी से कंबाइन करेगी जिससे वो सूटेबल है, जिससे दोनों का मैच होता है स्ट्रक्चर। हाउएवर क्रॉस रिएक्शन में अकर ड्यू टू एंटीजेनिक सिमिलरिटी। लेकिन कभी कभी क्रॉस रिएक्शन हो सकती है अगर थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी या एंटीजेनिक प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत सेम हो तो। एंटायर मॉलिक्यूल ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्ट एंड नॉट द फ्रेगमेंट्स। जो मॉलिक्यूल है ना, एंटीजन का हो चाहे एंटीबॉडी का, वो पूरा का पूरा रिएक्ट करेगा, फ्रैगमेंट रिएक्ट नहीं करेंगे। सिंपली रिएक्शन जो होती है वो होती है फर्म बट रिवर्सिबल। फर्म और रिवर्सिबल का मतलब है कि अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकता है तो हट भी सकता है। अगला है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शन। जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारा पर्सिटिपेशन रिएक्शन। अगर पर्सिटिपेशन रिएक्शन की बात करें तो जो पर्सिटिपेशन का मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, सबसे पहले पर्सिटिपेशन रिएक्शन के अंदर पर्सिटिपेशन बनता है, पर्सिटिपेट बनता है जब कोई एक सॉल्युबल एंटीजन रिएक्ट कर दे एंटीबॉडी से। किसकी प्रेजेंस में? इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि NaCl की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर भी कैसा हो? ऑप्टिमम, और pH भी ऑप्टिमम ही हो। तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है एक इनसॉल्युबल पर्सिटिपेट। इस रिएक्शन को बोलते हैं, जो ये सॉल्युबल प्रिपेयर हुआ है, इसे बोलते हैं पर्सिटिपेट। और पर्सिटिपेट यूजुअली सेडिमेंट यानी
बैठ जाता है नीचे की तरफ बॉटम ऑफ द ट्यूब में, जैसे कि आप देख सकते हैं। मान लो ये एंटीजन से सारे ये स्पेरिकल जो सब्सटेंसेस हैं, और बाकी के ये सब्सटेंसेस है, ये सारे के सारे एंटीबॉडीज़ हैं। एंटीबॉडीज़ और एंटीजन आपस में बाइंड करेंगे और क्या बनाएंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जैसा कि आप देख सकते हो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। और ये एरो डिनोट भी कर रहा है यहाँ पे, इस तरीके से ये सेडिमेंट हो जाएंगे, ट्यूब के नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले एंटीबॉडी और एंटीजन जो था वो थे दोनों के दोनों सॉल्युबल, ठीक है। लेकिन अब जब दोनों के दोनों ने ये कॉम्प्लेक्स बनाया एंटीजन और एंटीबॉडी ने, वो हो गए इनसॉल्युबल, यानी कि अब वो इस फ्लूइड के साथ घुल मिक्स होके नहीं रह सकते, घुल मिल के नहीं रह सकते। तो अब सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और जो नीचे की तरफ ये स्ट्रक्चर फॉर्म होगा आप उसे बोलेंगे पर्सिटिपेट, और जो रिएक्शन हुई है उसे बोलेंगे पर्सिटिपेशन रिएक्शन। पर्सिटिपेशन रिएक्शन कई टाइप के टेस्ट में यूज़ की जाती है, जैसे कि इसका एग्जांपल है सबसे पहला रिंग टेस्ट। रिंग टेस्ट की बात करें तो रिंग टेस्ट के अंदर भी हम क्या करते हैं, सेम एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहले रिंग टेस्ट के अंदर देखो क्या किया जाएगा, जो एंटीजन है ना, एंटीजन सॉल्यूशन, उसको लेयर किया जाएगा ओवर एन एंटी सीरम इन अ नैरो ट्यूब, और पर्सिटिपेट जंक्शन फॉर्म हो जाएगी किसके ऊपर, जंक्शन के ऊपर। दो लिक्विड है जो, देखो सिंपली मैं बताता हूँ यहाँ पे कंफ्यूजन से बचने के लिए, ओके। देखो सबसे पहले क्या किया, एक ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर क्या किया हुआ है, ट्यूब के अंदर जो है एंटीजन सॉल्यूशन है। एंटीजन सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पे एंटीजन है, मान लो ये सारे एंटीजन है, ठीक है, और ये सॉल्युबल है। एंटीजन अभी कैसे है, ये एंटीजन जो है ये कैसे है, सॉल्युबल है अभी। और इसके ऊपर से हमने क्या डाला, इसके ऊपर से हमने डाला इसमें, एक मिनट दूसरा कलर लेता हूँ, इसके ऊपर से हमने इसमें मिक्स किया भाई एंटी सीरम, यानी अब हमने एंटीबॉडीज़ को इंट्रोड्यूस कराया। अब जो ये एरिया है ना, ये वाला पर्टिकुलर एरिया, इसमें एंटीजन और एंटीबॉडीज़ आपस में बाइंड करेगी, जिसकी वजह से ये एरिया जो है इस तरीके से यहाँ पे एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि इनके बाइंड करने से पर्सिटिपेट फॉर्म होगा, और वो स्ट्रक्चर हमें इस ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर के अंदर ऑब्जर्व होगा, जिसे हम बोलेंगे रिंग टेस्ट, ठीक है। देखो जैसे कि यहाँ पे एंटीजन्स हैं वो सॉल्युबल है ऊपर, और नीचे जो एंटीबॉडीज़ है वो भी सॉल्युबल है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जब दोनों की दोनों मैच हुई, दोनों की दोनों ने एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की, तो क्या फॉर्म हो गया, एक पर्सिटिपेट बैंड फॉर्म हो गया, जिसे हम बोलते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग टेस्ट, ठीक है। और एग्जाम्पल रिंग टेस्ट के, रिंग टेस्ट हम कौन से चीज़ों को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट के दौरान, और स्ट्रेप्टोकोकल जो ग्रुपिंग के बैक्टीरिया जो आइडेंटिफिकेशन के लिए, और उनकी आइडेंटिफिकेशन की टेक्निक किसने इंट्रोड्यूस की थी, लेंसफेल्ड टेक्निक ने। अगला है फ्लॉकुलेशन टेस्ट। फ्लॉकुलेशन टेस्ट के अंदर भी क्या फॉर्म होता है, पर्सिटिपेट ही फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पे फ्लॉकुलेशन इसलिए लिखा है, पर्सिटिपेट और फ्लॉकुलेशन में माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि ये इनका कलर वूल की तरह होता है, कॉटन की तरह, ठीक है, कॉटन की तरह अपीयर होते हैं, इसलिए इसे फ्लॉक्यूल्स कहा जाता है, जो एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से फॉर्म होंगे, वरना है ये सेम रिएक्शंस। अब फ्लॉकुलेशन के अंदर क्या होगा, ये दोनों के अंदर किया जा सकता है, स्लाइड के अंदर भी और ट्यूब के अंदर भी। स्लाइड टेस्ट के अंदर तो क्या करेंगे, एक एंटीजन सॉल्यूशन का ड्रॉप लेंगे और उसे ऐड करेंगे इनएक्टिवेटेड पेशेंट के सीरम के साथ, यानी एक एंटीजन सॉल्यूशन है उसका ड्रॉप लिया, जो पेशेंट का सीरम था उसके अंदर ऐड किया एक स्लाइड के ऊपर, और फिर उसको मिक्स किया शेक करके, तो उसमें देखा हमने एक स्लाइड के ऊपर, ठीक है, क्या किया था, स्लाइड के ऊपर इनएक्टिवेटेड पेशेंट का सीरम ले रखा था, जो इनएक्टिवेटेड पेशेंट का सीरम था वो ले रखा था, इसमें एंटीबॉडीज़ हो गई। हमने ऊपर से क्या किया, हमने ऊपर से एंटीजन का जो भी है एक ड्रॉप डाला एंटीजन सॉल्यूशन का, तो हमने क्या किया, फिर इसे अच्छे तरीके से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद एंटीजन एंटीबॉडी बाइंड हो गई और फ्लॉक्यूल्स फॉर्म हो गया, ठीक है। और इस टेस्ट को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, VDRL टेस्ट के दौरान यूज़ किया जाता है, जिसके में हम
एंटीबॉडीज़ का डिटेक्शन करते हैं सिफिलिस के अगेंस्ट। एग्जाम्पल फ्लॉकुलेशन टेस्ट, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है VDRL का, ठीक है। वेनिड्रियल, इसके अंदर डिसीज़ का हम जो भी डिसीजेस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ होती है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से रिलेटेड डिसीज़ है, वो VDRL टेस्ट यूज़ किया जाता है उनको फाइंड आउट करने के लिए। ट्यूब टेस्ट के अंदर भी सेम फ्लॉक्यूल्स फॉर्म होंगे और ये भी एंटीजन एंटी बाइंडिंग की वजह से फॉर्म होंगे। और ये टेस्ट हम फ्लॉकुलेशन टेस्ट कहाँ पे यूज़ करते हैं? खान टेस्ट के अंदर, जो कि सिफिलिस की ही डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। सिफिलिस जो कि है एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। और सी है इम्यूनो डिफ्यूज़न टेस्ट, ये भी पर्सिटिपेशन रिएक्शन के अंदर ही आता है, लेकिन फ़र्क इतना है बस, इसके अंदर जो पर्सिटिपेशन टेस्ट होता है, जो पर्सिटिपेशन रिएक्शन होती है, वो किसके अंदर होगी? जेल के अंदर होगी। और इम्यूनो डिफ्यूज़न इज़ जनरली इन 1%। और किसके अंदर किया जाता है? 1% अगार जेल। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँगा अगार की। अगार एक सॉलिड पाउडर है जो कि शी सेल से मिलता है और ये कल्चर मीडिया में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगार की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती जिससे किसी भी बायोलॉजिकल स्पेसिमेन की ग्रोथ पे कोई भी किसी तरीके से इफेक्ट नहीं करता। कल्चर मीडिया में बहुत यूज़ किया जाता है अगार का। ओके, अगार जेल के अंदर ये पर्सिटिपेशन होगी तो उसे हम इम्यूनो डिफ्यूजन टेस्ट बोलेंगे। अगली जो रिएक्शन है दैट इज़ नोन एज एग्लूटिनेशन। एग्लूटिनेशन भी कैसी है? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। इस रिएक्शन की अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? एक पर्टिकुलर एंटीजन होगा, वो कंबाइन होगा किसके साथ? एंटीबॉडी के साथ, ठीक है, कंबाइन होगा एंटीबॉडी के साथ। जैसे पहले वाली रिएक्शन में होता, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का टाइप है ये, जिसके अंदर एंटीजन जो है कंबाइन होगा एंटीबॉडी के साथ, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ऑप्टिमल टेम्परेचर और पीएच। सेम ही लग रही है ना उसकी तरह, क्या नाम है, पर्सिटिपेशन रिएक्शन की तरह। उसके अंदर भी एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में बाइंड करते थे, टेम्परेचर ऑप्टिमल ही था, ठीक है, पीएच भी ऑप्टिमल था। और इसके अंदर भी यही होता है। और साथ में क्या देखा जाता है कि जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ चिपक गए हैं, क्लम्प हो गए हैं, एक दूसरे के साथ ऐड हो गए हैं। ये पर्सिटिपेशन में डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो एंटीजन है, विच सॉल्युबल एंटीजन इज प्रेजेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू पर्टिकुलर एंटीजन ऑफ एग्लूटिनेशन। जैसे कि पर्सिटिपेशन के अंदर सॉल्युबल एंटीजन होता था, इसके अंदर सॉल्युबल नहीं होता, इसके अंदर पार्टिकुलेट एंटीजन होता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है? इसके अंदर जो एंटीजन है वो पार्टिकुलेट है, पर्सिटिपेशन में सॉल्युबल था, ठीक है, और ये इनसॉल्युबल है, ये मेन डिफरेंस। और यहाँ पे क्या देखा जाता है? एग्लूटिनेशन के अंदर क्लम्पिंग देखी जाती है, क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ अटैच हो जाएंगे, ठीक है। जैसा कि आप इस रिएक्शन के अंदर देख सकते हो, एग्लूटिनेशन टेस्ट के अंदर यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर ये एंटीजन्स प्रेजेंट है, डिफरेंट। और एंटीजन से आपको पता है कौन बाइंड करता है? एंटीबॉडीज बाइंड करता है। जैसे ये IgM एंटीबॉडी है जो पेंट्रम होती है, जिसके अंदर 5 अलग अलग सब यूनिट्स जुड़ी होती है एंटीजन्स एंटीबॉडीज़ की। अब ये देखो, ये IgM किस तरीके से बाइंड कर रहा है, और बाइंड करने के बाद ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं आप इसे, जिसके अंदर ये जो हमारा एंटीजन्स हैं ये पार्टिकुलेट हैं, ये इंसॉल्युबल है, और ये क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ क्लम्प हो रहे हैं एंटीबॉडीज़ के साथ। इसे एग्लूटिनेशन टेस्ट कहा जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स जो कि एग्लूटिनेशन टेस्ट में होते हैं वो पर्सिटिपेशन के जैसे ही सेम होते हैं। एग्लूटिनेशन ओकर होता है जब एंटीजन और एंटीबॉडी प्रेजेंस होती है ऑप्टिमल पोर्शन पे, यानी एग्लूटिनेशन जब ही होगा जब एंटीजन और एंटीबॉडी बिल्कुल सेम, मतलब लगभग सिमिलर प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा, सेम अमाउंट में। एक लैटिस फॉर्मेशन होता है, लैटिस यानी आपने वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखा था, उस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। द जोन फिनोमिनन में ओकर आइदर एन एंटीजन और एंटीबॉडीज एक्सेस। जोन फिनोमिनन का मतलब है प्रॉपर तरीके से क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स नहीं देखा जाएगा, प्रॉपर तरीके से एग्लूटिनेशन रिएक्शन नहीं होगी अगर एंटीजन या एंटीबॉडी जो है, अगर कोई सी भी एक दूसरे से प्रपोर्शन अलग हुआ, कोई भी एक दूसरे से एक्सेस हुई थी।
टाइप्स ऑफ एग्लूटिशन रिएक्शंस की बात करें तो सबसे पहला टाइप आता है स्लाइड एग्लूटिशन टेस्ट। स्लाइड एग्लूटिशन टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक यूनिफॉर्म सस्पेंशन होता है एंटीजन का। एक मिनट, स्लाइड एग्लूटिशन की अगर हम बात करें तो स्लाइड एग्लूटिशन के अंदर क्या होगा, यूनिफॉर्म सस्पेंशन होगा एंटीजन का, यानी कि हम एंटीजन का यूनिफॉर्म सस्पेंशन करेंगे किसके अंदर, एक ड्रॉप ऑफ सलाइन के अंदर, और उसे फिर स्लाइड या टाइल पे हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे एंटी सीरम को ऐड करके, जिससे हमें क्लम्पिंग देखी जाएगी उस पर्टिकुलर स्लाइड पे कुछ सेकंड्स के अंदर या इंस्टेंटली। तो एग्लूटिशन टेस्ट पॉजिटिव है। अगर स्लाइड पे, ठीक है, अगर एंटी सीरम को ऐड करें हम किसके साथ, एक ड्रॉप ऑफ सेलाइन के साथ, और उस सेलाइन में क्या ऐड है, उस सेलाइन में है एंटीजन, और इसके ऊपर एंटी सीरम सॉल्यूशन डालें जिसमें एंटीबॉडी। तो अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स हो जाती है, तो इस टेस्ट को हम पॉजिटिव कहेंगे। इसका यूज़ कहाँ पे होता है, किस लिए किया जाता है? सबसे पहला तो ये रूटीन प्रोसीजर है जो कि आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है बैक्टीरियल स्टेन्स को जो कि आइसोलेट हो रखे हैं क्लिनिकल स्पेसिमेन से। इसका एग्जांपल है जैसे साल्मोनेला स्पीसीज़ के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरियाज हैं, उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है। और इसका यूज़ ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग के लिए भी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना, ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग के लिए। अगला ट्यूब एग्लूटिशन टेस्ट। ट्यूब एग्लूटिशन टेस्ट के अंदर क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटेटिव मेथड था ना डिटरमाइन करने के एंटीबॉडीज़ का, इसके अंदर सीरम को हम प्रॉपर तरीके से डाइल्यूट करते हैं टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, और इक्वल वॉल्यूम लेते हैं एंटीजन का और स्मॉल ट्यूब में ऐड करते हैं। सेम ही प्रोसेस है, बस इसके अंदर ट्यूब का यूज़ किया जाएगा। ट्यूब के अंदर हम एंटी सीरम देखेंगे और एंटीजन देखेंगे, दोनों के दोनों क्या करेंगे, इस तरीके से क्लम्पिंग ऑफ पार्टिकल्स यानी एक लैटिस फॉर्म करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी के बाइंड करने से, और ये टेस्ट होगा पॉजिटिव अगर क्लम्पिंग देखी जाएगी तो। और साथ में मेन चीज़ ये याद रखना, एग्लूटिशन होने के लिए एंटीजन एंटीबॉडी का दोनों का प्रपोर्शन जो है, दोनों का अमाउंट है वो सेम होना चाहिए, वरना रिएक्शन प्रॉपर नहीं होगी, लैटिस नेटवर्क फॉर्म नहीं होगा। बस ये बता रखा है इसमें। और ट्यूब एग्लूटिशन टेस्ट का एग्जांपल दे रखा है कि किस किस के डायग्नोसिस में यूज़ होता है। टाइफॉइड के डायग्नोसिस में, टाइफॉइड के डायग्नोसिस के लिए विडाल टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट में एग्लूटिशन का यूज़ किया जाता है। ब्रुसेलोसिस यानी कि ब्रुसेला को आइडेंटिफाई करने के लिए, और टाइफस फीवर जिसके अंदर वेल फेलिक्स रिएक्शन के अंदर यूज़ करते हैं हम एग्लूटिशन मेथड का। ओके, गुड। अगला जो टेस्ट है दैट इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट, ठीक है, देखते हैं एक मिनट। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के अंदर क्या होगा कि जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है ना, वो किसके साथ जुड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, सीधा सीधा एंटीजन जो एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होगा उसके पास एबिलिटी होगी कॉम्प्लीमेंट से फिक्स होने की। इस रिएक्शन का विजिबल इफेक्ट तो नहीं दिखता, लेकिन अगर आपको ये फिक्सेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट को इंडिकेटर सिस्टम से अगर आपको इसको डिडक्ट करना है तो क्या क्या चीज़ होनी चाहिए आपके पास, शीप इराइथ्रोसाइट्स जिसको कि किससे कोट कर रखा है, एम्बोसेप्टर से, जो कि एम्बोसेप्टर क्या है, रैबिट एंटीबॉडी टू शीप इराइथ्रोसाइट्स यूज़ की जाती है। कॉम्प्लीमेंट कैन लाइज दीज इराइथ्रोसाइट्स कोटेड विद एंटीबॉडीज। देखते चलो पीछे देखते हैं अगले में। देखो, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में टेस्ट में क्या हुआ कि जो शीप आरबीसी थी उसको ऐड किया एंटीबॉडी टू शीप आरबीसी। आगे हमने देखा अगर कोई भी हीमोलाइसिस ना हो और कॉम्प्लीमेंट किससे टाइड हो जाए, किस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से, तो ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट पॉजिटिव है। अगर शीप आरबीसी को हमने बाइंड किया एंटीबॉडी के साथ, अगर हीमोलाइसिस है तो अनकम्बाइंड कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है। ठीक है, याद रखना है। दोबारा, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन क्या होगा, जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है यानी इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट बाइंड हो सकता है। अगर कॉम्प्लीमेंट एंटीजन एंटीबायोटिक के साथ बाइंड है तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ना, ठीक है, ये बेसिकली मान लो हेमोलाइसिस कॉज करता है, ब्रेक डाउन करता है हेमोलाइसिस। अगर ये एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड है तो ये हेमोलाइसिस नहीं करेगा,
अगर ये बाइंड नहीं है तो हेमोलाइसिस कॉज करेगा। तो अगर हमें डिटेक्ट करना है ना कॉम्प्लीमेंट को, तो हम इस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। देखो पहले हमने क्या किया, जो शीप आरबीसी ली, एंटीबॉडी को उसके साथ ऐड किया, तो हमने जब इसे सिरम में डाला तो हमने क्या देखा कि कोई भी किसी तरीके का हेमोलाइसिस नहीं हुआ, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किससे जुड़ा हुआ है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से। तो हमें पता चल गया कि भाई यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। लेकिन अगर हमने शीप आरबीसी को एंटीबॉडी के साथ बाइंड किया, ठीक है, और हेमोलाइसिस देखा, तो अनकम्बाइंड कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है, यानी कि वो इससे रिएक्ट नहीं कर रहा है, इस पर्टिकुलर एंटीबॉडीज। ठीक है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट को कि ये किससे फिक्स होता है, किससे नहीं हो पाता। ओके, जैसे कि आगे देखेंगे, अगर फ्री कॉम्प्लीमेंट नहीं है इंडिकेटर सिस्टम में तो कोई लाइसिस नहीं होगा। अगर इंडिकेटर पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट कहेंगे, अगर कोई लाइसिस ना हो तो पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंटेशन फिक्सेशन टेस्ट है। अगर लाइसिस हुआ तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो फिक्स नहीं हो पाया फर्स्ट स्टेप में, इसका मतलब सिरम नेगेटिव है एंटीबॉडीज़ के लिए, जिसे नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट बोलेंगे। अगर बाइंड हो गया तो पॉजिटिव टेस्ट, नहीं बाइंड हुआ तो नेगेटिव टेस्ट। ठीक है, याद रखना। अगला टेस्ट है जो वो है इम्यूनोफ्लोरोसेंस। ठीक है, फ्लोरोसेंस जो कि प्रॉपर्टी है कुछ डाइस की। डाई यानी कि होता है कलरिंग एजेंट। ठीक है, कलरिंग एजेंट, जो ये फ्लोरोसेंस एक तरीके का डाई है। ठीक, फ्लोरोसेंस सॉरी एक प्रॉपर्टी है किस डाइस की, जो कि एब्जॉर्ब कर सकती है रेस किसकी, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ है, और ये साथ में एमिट करती है वेव डिफरेंट वेवलेंथ की, जो कि विजिबल लाइट है। यानी कि एक डाई है वो यूवी रेस को एब्जॉर्ब करेगी और विजिबल रेस को एमिट करेगी, और जो ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे फ्लोरोसेंस। ठीक है, द कंपनी कॉमनली यूज फ्लोरोसेंस डाइज आर, और जो सबसे ज़्यादा फ्लोरोसेंट डाइज जो यूज़ करने की जाने वाली वो डाइज है वो है फ्लोरोसेंस, इथियोसाइनेट एंड लिजामाइन, रोडामाइन, एग्जिबिटिंग ब्लू, ग्रीन एंड रेड फ्लोरोसेंस रिस्पेक्टिवली। इम्यूनोफ्लोरोसेंस दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ठीक है, इनकी बात करेंगे हम। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस के अंदर क्या होता है कि जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है उसको टैग किया जाता है फ्लोरोसेंट डाई के साथ, और यूज़ किया जाता है अननोन एंटीजन को स्पेसिफाई करने के लिए एक स्पेसिमेन में। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो वो उस लेबल एंटीबॉडी से रिएक्ट करेगा, और फ्लोरोसेंस कैन बी ऑब्जर्व अंडर अल्ट्रावायलेट राइज। ठीक है, और इसका यूज़ किया जाता है नॉर्मली डिटेक्शन के लिए बैक्टीरिया, वायरस या दूसरा एंटीजन, ब्लड, CSF, यूरिन या फिर किसी और स्पेसिमेन में। ठीक है, जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे नॉर्मल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फ़र्क क्या है कि जो हमारी एंटीबॉडी है, हमने उसके साथ डाई को यूज़ किया, फ्लोरोक्रोम, ये जो डाई है, अगर ये डायरेक्टली किससे बाइंड कर जाए, ये डायरेक्टली बाइंड कर जाए किसके साथ, एंटीजन के साथ, और अगर हम इसे ऑब्जर्व करें अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में, तो ये क्या करेगी, ये विजिबल रेज एमिट करेगी। क्योंकि हमने पढ़ा था ना फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी क्या है, कि फ्लोरोसेंस क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेज देती है और विजिबल रेज को एमिट करती है। लेकिन इनडायरेक्ट मेथड का क्या है, इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर हम डिटेक्शन करते हैं एंटीबॉडीज़ के सीरम में और दूसरे बॉडी फ्लूइड में। इसके अंदर क्या किया जाता है, एक एंटीजन को एक स्लाइड पे फिक्स किया जाता है, अननोन एंटीबॉडी जो सीरम में अप्लाई की जाती है स्लाइड पे, अगर एंटीबॉडी ग्लोबुलिन प्रेजेंट है सीरम में तो अननोन एंटीजन से स्लाइड पे अटैच हो जाएगी, और इस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को टेस्ट करने के लिए हम एक और एंटीबॉडी डालेंगे। ठीक है, ह्यूमन ग्लोबुलिन की ऐड की जाएगी, जिसके अंदर पॉजिटिव फ्लोरोसेंस होगा अगर अल्ट्रावायलेट रेट में देखेंगे, अगर वो कलर दिखाता है तो। देखो इनडायरेक्ट, पहले डायरेक्ट में क्या है, नॉर्मल एंटीजन से डायरेक्ट एंटीबॉडी जुड़ेगी, और वो एंटीबॉडी जिसे हमने कोट कर रखा था, मतलब कि हमने से फ्लोरोक्रोम हमने डाई यूज़ कर रखी थी, अगर हम क्या करेंगे, इस पर अल्ट्रावायलेट रेज मारेंगे तो ये कैसी रेज एमिट करेगा, विजिबल रेज,
और इसे हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये पॉजिटिव डायरेक्ट टेस्ट है। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं कि जो भी सीरम है अगर उसमें एंटीजन प्रेजेंट है तो हमारी एंटीबॉडीज़ क्या उससे बाइंड हो चुकी है, और फिर हम एक और नई एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडी का। प्राइमरी तो सिर्फ डायरेक्ट में होती है, सेकेंडरी का यूज़ करेंगे, उसे भी कोट करेंगे फ्लोरोक्रोम के साथ, और फिर जब वो इस कॉम्प्लेक्स के साथ जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया है इसके साथ ये सेकेंडरी एंटीबॉडी अटैच होगी, और जब हम यूवी रे डालेंगे तो कलर लाइट एमिट करेगी। ठीक है, ये हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा। ओके, ये थे हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट। अगला जो टेस्ट है एलिसा, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, अगली क्लास में।